Hello students, today we are going to see some methods of increasing friction. In our last period we have studied what is friction, which are the advantages of friction, which are the disadvantages of friction. So whenever there is a need of much more friction, in that case how we can increase the friction, that is what we have to study in this lecture. So first of all, which are the methods of increasing friction? The first method is ग्रूव्स आर मेड इन सोल ऑफ शूज। आपने देखा होगा कि आपके जो शूज आप यूज करते हैं उसके नीचे कुछ सोल लगा होता है, एकदम प्लेन नहीं होता। अगर आप एकदम प्लेन वाला शूज यूज करोगे तो आप स्कीड कर जाओगे, आप स्लिप करोगे किसी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, या फिर जहाँ भी आप बोल सकते हो उससे कहीं ऑयल गिरा हुआ है, या फिर आप रोड के ऊपर चलते समय भी आपको थोड़ा सा स्लिपरी महसूस होगा, क्योंकि उस केस में आपके शूज जो होंगे एकदम प्लेन होंगे, है ना, स्मूथ होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपके जो सोल्स होते हैं, जो शूज होते हैं उसके नीचे आपके सोल होते हैं, तो उसके पीछे का वही रीजन है, सो दैट वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ द शूज एंड वी कैन वॉक ऑन द रोड और वॉट एवर वी हैव टू डू, दैट व्हाट वी कैन डू वेरी इजीली। देन सेकंड, ट्रेड्स आर मेड इन टायर। आपने टायर देखा होगा, टायर जो होते हैं उसके ऊपर भी आपको उसी तरह से कुछ ट्रेड्स दिखते हैं। तो ये जो ट्रेड्स उसके ऊपर बनाए जाते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि आप जब भी किसी स्लिपरी रोड से जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी रेनी सीजन चालू है हमारी इधर, अगर आप रेनी सीजन में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो उस समय क्या होता है कि आपकी जो बाइक होती है उसके टायर्स जो नीचे वाला रोड होता है उसके साथ में उतने अच्छे से इंटरलॉकिंग नहीं कर पाता। तो उस केस में इंटरलॉकिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए कि वहाँ का जो वाटर है वो निकल जाए, है ना। तो उस वाटर को निकालने के लिए आपको जो हेल्प करेंगे वो कौन करेगा? ट्रेड्स। जो ट्रेड्स होंगे वो जो है वहाँ से वाटर को थोड़ा सा पुश आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। उस केस में फिर आपका जो टायर है वो नीचे वाली जमीन के साथ, रोड के साथ एक अच्छा इंटरलॉकिंग कर पाएगा। मतलब अल्टीमेटली हम लोग क्या करने वाले, फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है ट्रेड्स, है ना। तो जिस तरह से हमने शूज के अंदर सोल्स का यूज किया टू इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ द शूज, इन द सेम वे वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ टायर्स ऑल्सो बाय यूजिंग ट्रेड्स। देन थर्ड, स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन शूज ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट्स। आपने देखे होंगे जो एथलीट्स होता है या फिर जो प्लेयर्स होते हैं उनको काफी तेज दौड़ना होता है। अभी क्या होता है, जब आप मतलब नॉर्मली आप जब चल रहे हो तो उस केस में आपकी जो एक अच्छी ग्रिप बनती है नीचे के सरफेस के साथ, बट जब आप रनिंग कर रहे हो बहुत तेजी से और आप उसमें सडनली आप कहीं टर्न ले रहे हो या फिर जो भी आपको करना है, तो उस केस में जो होता है आपके जो लेग्स होते हैं उनका आपके अर्थ के साथ में जो कांटेक्ट आएगा उसमें एक स्लिपरीनेस वहाँ पे आपको प्रोड्यूस देखने को मिलता है। और उस केस में आपको फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो उस केस में उस स्पीड के साथ में आपके फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए आप उस रोड के साथ एक अच्छा अटैचमेंट आपका होना चाहिए, एक अच्छा फ्रिक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्पाइक्स यूज़ करते हो। तो आपने देखे होंगे जो भी एथलीट के शूज़ होते हैं या फिर जो भी आपके प्लेयर्स हैं उनके शूज़ वगैरह आप देखोगे तो उस शूज़ के नीचे आपको नोकीले स्पाइक्स दिखते हैं। वो किस लिए? ताकि जब आप रनिंग करो तो आपके जो स्पाइक्स है वो नीचे जमीन के साथ में एक अच्छा इंटरलॉकिंग बना ले, जिसके कारण आपको फिर दौड़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप इजीली स्लिप नहीं करोगे, गिरोगे नहीं। तो ये आपका एक पॉइंट हो सकता है। इसके बाद अगर जिम्नास्ट के बारे में आप देखोगे तो जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस टू गेट बेटर ग्रिप। तो जो जिम्नास्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ अच्छी ग्रिप मिलने के लिए, ताकि वो जब आप बोल सकते हो जैसे आपने कबड्डी प्लेयर को देखा होगा, कबड्डी प्लेयर क्या करते हैं, खेलने से पहले नीचे की जो मिट्टी वगैरह होती है अपने हाथों से रगड़ते हैं और उसके बाद फिर वो खेलना शुरू करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो उनके हाथ होते हैं वो अगर इस समय सॉफ्ट है तो उस रेती को या फिर जो भी आप नीचे वाली मिट्टी को अपने हाथों में रगड़ोगे उससे क्या होगा कि आपके हाथों में थोड़ा सा रफनेस आ जाएगा और जिससे आपको एक अच्छी ग्रिप मिलेगी, आप सामने वाले पर्सन को पकड़ पाओगे आराम से, वो आपके हाथ से छूटेगा नहीं, है ना। मतलब यहाँ पे आपको ग्रिप अगर चाहिए तो एक फ्रिक्शन होना जरूरी है और उस फ्रिक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको जो हेल्प करेगा वो आपके अलग अलग सब्सटेंसेस हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट अपने पास में है वो है मशीन बेल्ट्स। आपने देखे होंगे अगर आप कहीं जैसे आपने गेहूं का आटा वगैरह हम लोग निकालने के लिए जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे एक मशीन होती है, जो मशीन जो है उसके ऊपर एक ऐसे बेल्ट लगा होता है और उस बेल्ट से मशीन जो है रोटेट होती है ना। बट अगर जो बेल्ट है वो स्लिपरी है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो कि जो बेल्ट है ये इस मशीन के ऊपर मैंने लगाया हुआ है और स्लिपरी है, तो क्या करेगा, वो बेल्ट इस मशीन को घुमा ही नहीं पाएगा। जो बेल्ट है वो उस मशीन के ऊपर से ऐसे रोल होता रहेगा, उसका जो शाफ्ट होगा उस शाफ्ट के ऊपर से बेल्ट ऐसे रोल होता रहेगा। जो आप शाफ्ट को घुमाना चाहते हो वो घुमा ही नहीं पाओगे, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि मशीन के बेल्ट के अंदर भी हमें ज़्यादा फ्रिक्शन की वहाँ पे जरूरत होती है। सो
some special material so that you can drive machine wheel properly। तो आप क्या करते हो, ये जो बेल्ट बनाते हो वो बेल्ट में कुछ इस तरह का मटेरियल हम लोग यूज करेंगे कि वहाँ पे आपको एक अच्छी ग्रिप मिल सके उस मशीन के बेल्ट को, मशीन को उस बेल्ट के साथ, सो दैट जो मशीन का बेल्ट होगा वो मशीन को घुमा पाए। तो ये हमारे पास कुछ अलग अलग आप बोल सकते हो कि मेथड्स है जिनका यूज करके आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो अब जो शूज होते हैं उसके नीचे हम लोग सोल लगाते हैं, उसके पीछे का रीजन वही है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सेकंड जो होते हैं टायर के अंदर ट्रेड्स बनाए जाते हैं सो दैट जो वाटर वगैरह अगर रोड के ऊपर है तो उसको वो फ्लश आउट कर सके, थोड़ा सा दूर भगा सके, ताकि आप इजीली जो है आपके टायर्स रोड के साथ में एक अच्छा इंटरलॉकिंग कर पाए। स्पाइक्स आप यूज करते हो अगर आप एथलीट हो या फिर आप कोई आपको रनिंग जिसमें करनी होती है, इस तरह के कोई प्लेयर हो, तो वहाँ पे आपको स्पाइक्स की जरूरत होती है, ताकि स्पाइक जो है वो नीचे वाली आपके ग्राउंड के साथ में आपकी अच्छी पकड़ बना के दे, आपको अच्छा इंटरलॉकिंग दे, सो दैट आप वहाँ पे स्लिप ना करो। जिमनास्ट लोग भी अपने हाथों में कुछ लगा देते हैं सो दैट उनके हाथों में अच्छी ग्रिप आए। और मशीन बेल्ट को भी इस तरह के किसी मटेरियल से बनाते हैं कि वो थोड़ा सा रफ बने, एकदम स्मूथ ना बने, क्योंकि स्मूथ बनेगा तो वो ऐसे घूमते रहेगा, वो तो उस बेल्ट जो है वो अंदर की शाफ्ट को घुमा ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या चाहिए कि जो मशीन के बेल्ट होते हैं वो भी उस तरह से रफ सरफेस से बनने। उसके बाद ये तो हमारे मेथड्स थे जो आप यूज करोगे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, है ना। बट कभी कभी जैसे हमने बोला कि फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है तो फ्रिक्शन हमारे लिए बुरा भी है ना। तो जहाँ पे फ्रिक्शन अच्छा होगा, जैसे इन केस में फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। बट कुछ कुछ केस में आपको फ्रिक्शन जो है नहीं चाहिए, उस केस में आपका फ्रिक्शन जो है आपके पावर को लॉस करता है ना। तो उस केस में आप चाहोगे कि फ्रिक्शन को कम किया जाए, तो फ्रिक्शन को कम कैसे करोगे? सबसे पहला, बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। आपने देखा होगा अगर आप किसी गार्डन में जाते हो, वहाँ पे स्लिपरी सरफेस होते हैं, जैसे आप खेलने के लिए आप बोलो तो वहाँ पे क्या बोलते हैं स्लाइड्स वगैरह होते हैं, तो स्लाइड्स के ऊपर आप बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, तो स्लाइड्स के ऊपर से आप आराम से स्लिप करते हुए नीचे जाते हो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छे से पॉलिश किया होता है। तो ये पॉलिश जो होता है वो क्या करता है, सरफेस को स्मूथ बनाता है, सो दैट उसके ऊपर का फ्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दिया जा सके। तो ये आप कर सकते हो बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। सेकंड, बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट लाइक ऑयल एंड ग्रीस। इसका यूज तो आप डेली लाइफ में करते हो, आपके पेरेंट्स अगर आप गाड़ी चलाते हो, आप भी साइकिल यूज करते हो, तो आपने देखा होगा कि साइकिल की जो आपके साइकिल के अलग अलग पार्ट्स को आप हमेशा ऑयलिंग करते रहते हो, उसमें ग्रीसिंग करते हो। जैसे आपकी गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर भी हम लोग हर 2 महीने के बाद उसमें सर्विसिंग करते हो। सर्विसिंग अगर आपने जाके देखी तो वो करता क्या है, सर्विसिंग करने वाले पर्सन क्या करते हैं, उसमें ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसके जो भी मूविंग पार्ट है उनको ऑयलिंग और ग्रीसिंग किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो 2 सरफेस है जो एक दूसरे के साथ वहाँ पे आप बोल सकते हो जिनका कांटेक्ट आ रहा है डायरेक्टली, तो उसके बीच में अगर आपने कोई इस तरह से ग्रीस डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो क्या होगा, स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उनके बीच में उतना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। थर्ड बात जो हम लोग कर सकते हैं, बाय यूजिंग व्हील्स फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये आपने तो बहुत बार देखा भी होगा, आप कहीं एयरपोर्ट पे जाते हो या फिर कहीं आप जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो वहाँ पे काफ़ी सारा लगेज हमारे साथ में होता है। उस लगेज को फिर आप सर के ऊपर लेके जाना, ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, या फिर उसको सूटकेस को उठा के लेके जाना, ये भी डिफिकल्ट होता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, तो इस केस में हमें क्या करना है, आप क्या करोगे, वो अभी नए बैग्स निकले हैं जिनका हम लोग हर कोई यूज़ करता है, जिनके नीचे व्हील्स होते हैं। अभी ये व्हील्स होने से क्या हो जाएगा, वही उतना ही हेवी बैग आप क्या करोगे, अभी इस बार उसको रोल करते हुए लेके जाओगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। मतलब आप किसी चीज़ को घसीटते हुए लेके जाओ तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, वही आप उस चीज़ को एक व्हील्स बना के खींचते हुए लेके जाओ, रोल करते हुए लेके जाओ, तो आपको फ्रिक्शन की वैल्यू कम मिलती है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दो रोलिंग फ्रिक्शन में बाय यूजिंग व्हील्स, है ना। तो व्हील्स जो होंगे आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बाय यूजिंग बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग का यूज लोग हम अलग अलग जगहों पे करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे जो गेट होता है, मेन गेट हमारे घर का, उसके जहाँ से वो कनेक्टेड है, जैसे आप इस तरह से गेट को खोल रहे हो इस तरह से, तो जहाँ पे वो कनेक्टेड होता है उसके नीचे एक बॉल बेरिंग लगाया होता है, जो क्या करता है, इसको स्मूथली मूवमेंट करने में हेल्प करता है ना। इसके अलावा जो आपकी बाइक वगैरह यूज करते हो उसके अंदर भी जो टायर्स वगैरह होते हैं उसके सेंटर में भी हम लोग इसी तरह से बॉल बेरिंग या फिर कुछ अलग अलग टाइप्स के बेरिंग का यूज वहाँ पे हम लोग करते हैं। और ये करने से क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा आपके ऑब्जेक्ट का, वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, आपकी मशीन का फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, बाइसिकल का या फिर जो भी आप हेवी वहाँ पे व्हीकल यूज कर रहे हो उसका भी फ्रिक्शन जो है वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है।
तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जिससे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको नीड है हायर फ्रिक्शन की, या फिर बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन आल्सो. सम मेथड्स वी हैव सीन हियर एंड सम मोर मेथड्स वी कैन अंडरस्टैंड इन आवर डेली लाइफ, यू कैन सी देम. तो यहाँ पे हमने काफी सारी चीजों को स्टडी कर लिया है. तो ये जो था ये फ्रिक्शन कुछ अलग टाइप का था. अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन. अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा. फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है. जैसे आपने वाटर को देखा होगा, आप कहीं अगर छोड़ दो तो अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाए. एयर को आपने देखा होगा, एयर एक जगह पे थोड़ी ना रुकने वाली है, कोई कहीं ना कहीं ऐसे मूवमेंट करते रहती है ना. तो एयर हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये जो सारी चीजें हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड. और यहाँ पे डेफिनेशन एक सिंपल से मैंने लिखी हुई है, देयर इज अ फ्रिक्शन व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू फ्लूइड एंड दैट फ्रिक्शन इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन. तो क्या बोला मैंने, देयर इज अ फ्रिक्शन व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू फ्लूइड, है ना. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में से मूवमेंट करने लगाओ, वो जो ऑब्जेक्ट है वो उतनी आसानी से उसमें से फ्लो नहीं कर पाएगा, उसको एक अपोजिशन मिलेगा उस फ्लूइड से. तो वो जो फ्रिक्शन वहां पे क्रिएट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर वाटर है ना, और वाटर के अंदर से आप किसी चीज को पकड़ो और ऐसे घुमा के देखो तो आपको दिखेगा कि वो चीज उतनी आराम से उस वाटर से मूवमेंट नहीं करेगी जितनी आराम से एयर से कर रही है ना. तो एयर भी क्या है, फ्लूइड ही है, और वाटर भी क्या है, फ्लूइड ही है. बट एयर जो है वो उतनी ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करता है जितनी फ्रिक्शन आपकी वाटर वहां पे करने वाली है. ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, देयर इज अ फ्रिक्शन व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ फ्लूइड एंड दैट फ्रिक्शन इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन. वाटर एंड एयर आर द मोस्ट कॉमन फ्लूइड. अभी मैंने आपको समझा दिया है. फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग. ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी बार इस तरह की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या कुछ एमसीक्यूज में वगैरह इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन को आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इट इज आल्सो नोन एज ड्रैग फोर्स. उसको आप क्या बोलते हो, ड्रैग. ये भी एक फ्रिक्शनल फोर्स ही है, मतलब ये भी अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई करेगा, मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाएगा कौन सा, ये फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको आप ड्रैग फोर्स भी बोल सकते हैं. अब ये जो ड्रैग फोर्स होता है या फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड अप्लाई करता है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये भी चीज समझना जरूरी है. तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. आप अगर जैसे समझ लो कि आप बड़े से कोई रिवर के अंदर आप अपने बोट को चला रहे हो, है ना. तो बोट आप जितनी ज्यादा स्पीड से चलाओगे उतना ही फ्रिक्शन आपको ज्यादा मिलेगा, है ना. या फिर आप किसी भी एक बड़े से टैंक में वाटर ले रहे हो, वहां पे आप कोई चीज अपने हाथ में पकड़ के ऐसे घुमा के देखो, तो जितनी स्पीड से आप उसको घुमाने की कोशिश करोगे उतना ही आपको ऐसा लगेगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू और बढ़ रही है ना. मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ने से फ्रिक्शन की वैल्यू या ड्रैग की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है. उसके बाद सेकंड, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का शेप किस तरह से, इस चीज को भी आपको समझना होगा. जैसे अगर आपके पास में, जैसे मेरे पास अभी एक पेन है ना, इस पेन को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से वाटर के अंदर मूवमेंट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है. और उसके बाद मैंने इस तरह से इसको मूवमेंट कराने की कोशिश की, तो आपको पता चल देगा कि जैसे इस केस में आप उसको मूवमेंट कराओगे तो इतना सारा सरफेस है जो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और इस केस में अगर इस तरह से उसको चलाऊंगा तो सिर्फ इतना सा सरफेस है जो वाटर के कांटेक्ट में आएगा. तो यहाँ पे सरफेस ज्यादा है इसलिए आपको फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी, है ना. मतलब कि जो फ्रिक्शन होता है, ड्रैग फोर्स होता है, वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना. और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो समंदर के अंदर चलने वाली अपनी अलग अलग शिप्स होती है, या फिर आप जो डेली लाइफ में गाड़ी यूज करते हो, व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं, बाइक हो गई आपकी, कार हो गई, तो उनका शेप कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उनको फ्रिक्शन कम से कम महसूस हो, है ना. जैसे हमारे पास में बस होती है, बस को भी आप देखो कि बस अगर इस तरह के शेप में है, ऐसे चल रही है ना, तो उसको फ्रिक्शन कम होता है. बट वही बस अगर ऐसे होती और ऐसे चलती तो आप इमेजिन करो कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है ना. आपको समझ में आ रहा होगा. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है. जैसे आपने फिश को भी देखा होगा, तो फिश का शेप देखो, ऐसे सामने की तरफ ऐसे थीन होते जाती है, पीछे की तरफ थीन हो जाती है, बीच में थोड़ी सी फैट होती है ना. तो ये जो शेप है, ये शेप जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करता है ना. तो ये नेचर में भी हमें देखने को मिलता है. तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग जो है डिपेंड करेगा. इसके बाद साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट साइज में जितना बड़ा होगा, जितना
आप बोल सकते हो कि उसकी साइज ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, है ना। क्योंकि मैंने अभी बताया जितना ज़्यादा सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू वहाँ पे होगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा आपको ड्रैग फोर्स वहाँ पे मिलेगी। उसके बाद लास्ट है आपका एक पॉइंट जो है नेचर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का नेचर कैसा है ना। अलग अलग तरह के फ्लूइड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विस्कोसिटी एक चीज़ आपने पढ़ी होगी। विस्कोसिटी क्या करती है, थिकनेस ऑफ फ्लूइड बताती है, मतलब जितना ज़्यादा विस्कस मटेरियल होगा उसमें से जाने में आपको उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी। समझ में आ रहा है। तो वही है नेचर ऑफ द फ्लूइड, है ना। तो जितना जैसे आपने देखा होगा कि वाटर, मिल्क और हनी, इन तीन चीज़ों को आप क्या करो, एक स्लाइडिंग इस तरह के सरफेस के ऊपर से छोड़ दो। वाटर को छोड़ो, मिल्क को छोड़ो, उसके बाद में आप हनी को छोड़ो, तो आप देखोगे वाटर मिल्क थोड़ा इजीली स्लाइड करते हुए आगे निकल जाएगा। बट वही अगर आप हनी की देखोगे बात, तो हनी जो है काफ़ी स्लोली मूवमेंट करते हुए नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस मटेरियल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो नेचर ऑफ फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है, जितना मटेरियल ज़्यादा विस्कस होगा उतना ही उसको मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा ड्रैग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। या फिर आपका जो फ्लूइड है वो अगर ज़्यादा विस्कस है तो उसके ऊपर से आपको बोट चलाते समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आप बोल सकते हो कि ड्रैग डिपेंड करता है। देन वी हैव टू सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन के हमारे सामने कौन से डिसएडवांटेजेस है, जिस तरह से हमने लास्ट पीरियड के अंदर नॉर्मल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, तो उसी तरह से इसके भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है वो है रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमने समझ ही लिया ना, किसी भी अगर फ्लूइड में से आप व्हीकल को चला रहे हो, जैसे वाटर में से चला रहे हो या फिर रोड पे से आप किसी कार को चला रहे हो, तो एयर जो है उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, है ना। तो वो रेजिस्टेंस क्या करता है, अल्टीमेटली आपकी गाड़ी की स्पीड को कम करता है, बोट की स्पीड को कम करता है ना। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आप उस फ्लूइड के अंदर से चला रहे हो, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने का काम कौन करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो है डिक्रीज द इफिशियंसी। मतलब क्या हो गया कि जितना, जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर कोई लिक्विड मेरे पास में ऐसा है जो ज़्यादा विस्कस है, तो वहाँ से आपको और भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपकी बोट को आगे ले जाने के लिए, मतलब इफिशियंसी क्या हो गई, और भी कम हो गई। तो उसी तरह से आप जब भी फ्लूइड में से बात करो, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि हवा में से आप इस पेन को ऐसे घुमा रहे हो, तो इसी पेन को आप वाटर में से घुमा के देखो। हवा में से घुमाते समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, बट उसी को जब आप वाटर में से घुमाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपको पावर है वो ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा आपको फोर्स यूज करना पड़ेगा। मतलब ये क्या हुआ कि इफिशियंसी जो है वो डिक्रीज होगी अल्टीमेटली बाय फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। तो आपके पास में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, जो 2 डिसएडवांटेजेस हो गए फ्लूइड फ्रिक्शन के। फर्स्ट वन इज रिड्यूसेस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और सेकंड वन इज डिक्रीजेस इफिशियंसी। उसके बाद में अगर मैं चाहूँ कि ये जो हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन है, ये तो किसी भी तरह से हमारे लिए एडवांटेजेस है ही नहीं, है ना। जो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन था वो हमारे लिए थोड़ा सा एडवांटेजेस था, कहीं ना कहीं हम उसका यूज कर रहे थे, बट इसका तो हमें कोई एडवांटेज दिख ही नहीं रहा है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको रिड्यूस करने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन है, बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो ऑप्शन क्या है, बाय गिविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन शेप। जो मैंने बोला कि जो आपकी फिश होती है उसका शेप कुछ इस तरह से बनाए कि वो वाटर के अंदर आराम से तैरते हुए निकल जाएगी, उसको वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस नहीं होगा। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि उसका जो शेप है वो एक स्ट्रीमलाइन शेप है। उस शेप को, जिस शेप के अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्रिक्शन। तो उस तरह का स्ट्रीमलाइन फ्रिक्शन, स्ट्रीमलाइन शेप अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का बना दो और उसको फिर आप यूज करो, तो उस केस में आपको फ्रिक्शन की वैल्यू काफ़ी कम मिलेगी। तो इसी तरह का स्ट्रीमलाइन शेप जो है हम कार में यूज करते हैं। अगर आप कार के शेप को देखोगे तो कुछ इस तरह से बनाया होता है कि ताकि वहाँ से एयर जो है ज़्यादा फ्रिक्शन आपकी कार को प्रोवाइड ना कर सके। एरोप्लेन की अगर बात की जाए तो एरोप्लेन का शेप तो आपने देखा ही है, सामने की तरफ एकदम थीन होते जाता है, सो दैट द फ्रिक्शन इज मच लेसर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वन। और उसी तरह से रॉकेट के भी आप शेप को देख लो तो रॉकेट भी जो होता है वो भी इसी तरह के शेप से बनाया जाता है, जिसको आप स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हो, और जिससे उसके फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, जो एयर उसके ऊपर अप्लाई करेगी, वो काफ़ी कम हो जाती है। डॉल्फिन्स आर स्ट्रीमलाइन बाय नेचर। डॉल्फिन हो गए, जो भी फिशेज आप देखते हो वो सभी स्ट्रीमलाइन शेप में ही बने होते हैं। बोट्स हो गई, आपके स्पीड बोट हो गए, शिप्स हो गए, सबमरीन,
है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है उनको कहाँ पे चलना होता है, फ्लूइड के अंदर, है ना। तो उन सभी के अंदर भी हमें स्ट्रीमलाइन शेप बनाना होता है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन शेप जो है फ्रिक्शन की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा, है ना। तो आई होप आपको जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे आज समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम जा रहा है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो बाय व्हाट्सएप और बाय कमेंट बॉक्स इन द यूट्यूब ऑल्सो। सो आपको ये टॉपिक समझ में आ चुके होंगे, तो बाकी टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे। थैंक यू।